नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो सीरीज में जेपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से मध्यकालीन इतिहास का जो सबसे पहला टॉपिक है भारत में अरबों का आक्रमण, उसको समझ रहे हैं। और पहले दो पार्ट में हम लोगों ने समझा इस्लाम का उदय और कैसे इस्लाम का उदय होता है और वे विश्व के अलग अलग हिस्सों में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं संसाधन को जुटाने के लिए और अपने इस्लाम धर्म को विस्तार करने के लिए। इसी क्रम में वे सिंध पे आक्रमण करते हैं। और दूसरे पार्ट में हम लोग समझे कि कैसे जब यहाँ पे अरब का आक्रमण हो रहा था सिंध में, तो उस समय वहां का राजनीतिक स्थिति क्या था और कैसे अरब जो है सिंध पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग पहले दो पार्ट में समझ चुके हैं। अब कभी भी कहीं पे भी आक्रमण होता है, वहां पे एक नया सत्ता स्थापित होता है, तो उसके बाद वहां पे कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, चाहे वो राजनीति में देखने को मिले, चाहे वो संस्कृति में देखने को मिलेगा। जैसे आप सिंपल सा एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई इंडियन है, वो अमेरिका में जाके बस गया, तो अपना कल्चर क्या करेगा, अमेरिका में कुछ बहुत दे के आएगा और अमेरिका का कल्चर को वो खुद भी क्या कर लेगा, अपना लेगा। तो इस तरह से एक्सचेंज होता है कल्चर। जैसे हम लोग जब यहाँ पे पढ़ते हैं सदान के बारे में, तो सदान का कुछ संस्कृति जो है वो आदिवासियों में चला गया, आदिवासी का संस्कृति कहाँ गया, सदान में। तो उसी तरह से जब यहाँ पे अरब आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, तो अपना कल्चर जो है सिंधवासियों को दे देंगे और सिंधवासी का जो कल्चर होगा वो थोड़ा बहुत अपने में यहाँ पे समाहित कर लेंगे। तो ये तो हो गया कल्चर का बात। राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो इतिहासकार हैं उनके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रिसर्च यहाँ पे आपको करना नहीं है। क्योंकि जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको जो भी फैक्ट देना है वो एक ग्रंथ के माध्यम से देना है, जो किताब से आप ले रहे हैं उसके माध्यम से, या कोई इतिहासकार कुछ बोला है तो उसके माध्यम से चीजों को आपको समझाना है, ना कि अपना मन में जो आया उसको हम लिख के आ गए। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका जो तथ्य है उसमें कितना वजन है वो चीज देखा जाता है। और आप तो चीजों को रिसर्च करके कोई चीज को खोजे नहीं है, तो आपके जो स्टेटमेंट होता है या जो आप अपने तरफ से लिखते हैं उसका कोई एक तरह से कहिए बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। लेकिन अब आप जब कोई इतिहासकार को कोट करते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वो बढ़ जाता है। तो प्रयास कीजिएगा कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आप लिखें तो जब तक, हाँ, कभी आपको अगर प्रश्न में पूछ दिया गया अपना राय बता, तो वहां पे आप अपना राय बता सकते हैं। और नहीं तो सीधा सा अगर सवाल ये पूछा गया है कि सिंध में अरब के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको जो इतिहासकार के द्वारा कहा जा रहा है उसी को कोट करना है, अपने मन से कुछ भी लिखना नहीं है। नहीं तो पता चला कॉपी भर के तो आ गए लेकिन नंबर यहाँ पे मिला है नहीं। तो हम आपको दूसरा पार्ट में ही बताए थे कि जो भी चीज आपको बता रहे हैं वो केसी श्रीवास्तव से बता रहे हैं। और यहाँ पे इतना चीज दिया गया है कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आएगा 40 नंबर में भी आएगा तो आराम से आप लिख सकते हैं। और कोई भी टॉपिक आपको ज्यादा ज्यादा एक, और अगर कुछ चीज वहां नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा सोर्स आप जाइए, नहीं तो एक ही सोर्स से आप काम चला लीजिए। तो इस तरह से हम लोग ये टॉपिक जो है वो किस सोर्स से काम चला रहे हैं, तो केसी श्रीवास्तव में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं केसी श्रीवास्तव में यहाँ पे जब अरब का भारत में आक्रमण होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, उसको ये अपने शब्दों में या ये जो है अपने किताब में क्या बताया। तो इसका किताब का जो पहला लाइन है 520 पेज नंबर में आप देखिएगा, तो उनके किताब में ये कहा गया है कि राजनीति में बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा अरब का आक्रमण का, लेकिन हाँ संस्कृति में कुछ बहुत यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। हमारा जो कल्चर है या सिंध के जो कल्चर है उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ पे आता है, राजनीति में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। अब देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक होगा वो भी यहाँ पे बताएगा। जैसे हम लोगों को लगता है ना कि सिंध में तो सत्ता परिवर्तन हुआ तो राजनीति में क्यों परिवर्तन नहीं हुआ या राजनीति प्रभाव कैसा नहीं हुआ, ये तो हम अपने दृष्टिकोण से कर रहे हैं। लेकिन इतिहासकार जो कुछ स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च होता है, तो उस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। तो रिसर्च में तो आपको जाना नहीं है, तो जो इतिहासकार लिखा है उसको आप सीधे सीधे अपने भाषा में कोट कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया है ना। क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको तैयार करना नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर केसी श्रीवास्तव का पहला लाइन ही लीजिएगा तो यहाँ कहा जाता है कि महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो सिंध पर इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। तो अरब का आक्रमण जो यहाँ पे सिंध पे हुआ तो राजनीति में यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं मिला, देखने को मिला, लेकिन संस्कृति में देखने को क्या हो रहा है, मिल रहा है। अब ये कैसे अपने बात को यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं वो चीज को भी देखिए। तो यहाँ पे दो इतिहासकार है, उसको वो ये कोट कर रहे हैं और दो इतिहासकार को कोट करते हुए ये बताते हैं। अब इसको यहाँ पे देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पे एक इतिहासकार को ये कोट किए हैं और उसका जो एक तरह का ये स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखे और इसको सीधे सीधे हम पढ़ भी देते हैं। वो इतिहासकार है लेनपुल। इनके द्वारा क्या कहा गया, सिंध पर अरबों का अधिकार एक छेपक मात्र था जो इस विशाल देश के किनारे मात्र का स्पर्श कर पाया। इस्लाम की वह एक ऐसी विजय थी जिसका कोई परिणाम नहीं हुआ। आप सिंपल सा समझ लीजिए कि आप जेपीएससी पीटी पास कर गए लेकिन मेंस पास नहीं किए, या मेंस पास कर गए इंटरव्यू पास नहीं किए, तो आपका एक तरह से कहिए ठीक है, अच्छा तो लगता है कि पीटी पास कर गए, मेंस में चले गए तो बस वही हुआ, लेकिन फाइनल आपका विजय हुआ तो नहीं। तो इतिहासकार लेनपुल का कहने का मतलब वही था कि ये इतने बड़े विशाल देश का केवल एक किनारा को ही छू पाए,
उस विशाल देश का जो मुख्य भूमि था उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। इसीलिए इनका कहना है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रभाव यहाँ पे या बहुत बड़ा जीत जो था वो इनका नहीं था। हाँ, बहुत बड़ा जीत कब माना जाता, जब ये मुख्य भूमि दिल्ली पे कब्जा कर लेते, पूरे उत्तर भारत पे कब्जा कर लेते, दक्षिण भारत पे पहुंच जाते, तब हम कहते कि अरबों का ये बहुत बड़ा राजनीतिक क्या था, विजय था। लेकिन ये केवल और केवल कहां पे रह गए, लगभग 712 से लेके 1206 तक 500 साल तक ये केवल और केवल सिंध में रह गए। और उस समय इसको कश्मीर के शासक जो है, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी थे, ललितादित्य मुक्तापीड इसको रोक के रखते हैं, चालुक्य जो रखते हैं वो लोग इसको रोक के रखते हैं, कहने का मतलब मुख्य भूमि इसको आने नहीं देते। इसीलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहा जाता है कि अरबों का ये विजय जो है वो बहुत बड़ा माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो अगर विश्व के दूसरे हिस्से में देखे तो बहुत बड़ा बड़ा विजय कर चुके थे। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, बाइजेंटाइन जैसे साम्राज्य को वो जीत लिए थे, ससानी जैसे साम्राज्य में ईरान, इराक ये सब गजनी तक अधिकार कर लिए थे, और ये लोग सिंध में आया और 500 सालों तक रुक गए। तो इसीलिए इनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक एक तरह से कहिए विजय जो था वो नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो दूसरे इतिहासकार को देखते हैं जिनका नाम है आरसी मजूमदार, यहाँ रमेश चंद्र मजूमदार। इनका एक किताब है द क्लासिकल एज, इसी से यहाँ पे केसी श्रीवास्तव में कोट किया गया है एक स्टेटमेंट, उसको भी हम यहाँ पे पढ़ देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इनका क्या कहना था। तो इनका अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट तो कहता है, जब हम विश्व के अन्य भागों में अरबों की आश्चर्यजनक सफलता को याद करते हैं तो भारत में प्राप्त होने वाली नगण्य सफलता बड़े भिन्न रूप से हमारे सामने आती है। तो वही चीज हम बोले ना कि बाइजेंटाइन जैसे साम्राज्य को यहाँ पे कब्जा कर लिए, आप मिस्र में चले गए वहां कब्जा कर लिए, ईरान इराक पे कब्जा कर लिए, गजनी तक कब्जा कर लिए, आप सिंध पे आए लेकिन सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए। तो वही चीज बोला गया कि कई आश्चर्यजनक इन लोगों का विजय, अरबों का विजय देखा गया, लेकिन सिंध में जब यहाँ पे आके पता चला कि आप समझिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए, आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और बाय चांस उसी प्रोसेस में आप जेपीएससी का एग्जाम दिए थे और जेपीएससी पीटी देके मेंस में ही फेल हो जाते हैं। तो पीटी में तो आप सफलता प्राप्त किए, लेकिन मेंस में आप रुक गए। तो आप समझिए कि यूपीएससी का एग्जाम पूरा क्लियर कर लिए लेकिन जेपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। तो बस वही चीज है कि बहुत बड़ा बड़ा ये लोग जीत किया था, लेकिन सफलता यहाँ पे उनको नहीं मिला भारत में एक तरह से कहिए अपना सत्ता स्थापित करने में, क्योंकि वो सिंध में ही आके क्या हो गए, रुक गए। क्योंकि उस समय भारत में ऐसा कुछ शक्ति था, राजनीतिक शक्ति था, सैनिक शक्ति था, जो कि इसको सिंध में ही रोक लिए। और वही चीज को ये आगे लाइन में बताने का प्रयास करेंगे। तो इस स्थिति का यहाँ पे कारण है ना, भारत की धार्मिक और सामाजिक विशेषताएं नहीं, तो वो सिंध से भारत के मुख्य भूमि पे प्रवेश नहीं कर पाए। इसका ये कारण नहीं था कि भारत का धार्मिक और सामाजिक विशेषता क्या था, उसका मुख्य कारण क्या था कि भारत का जो सर्वश्रेष्ठ सैनिक शक्ति था वो, और यहाँ का उत्तम राज्य संगठन था वो। तो ये दो कारण जो था वो अरबों को सिंध पे ही रोक देता है। अरब जो है वो भारत के मुख्य भूमि पे वे प्रवेश नहीं कर पाते हैं या उत्तर भारत पे कब्जा नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सा देखिए, लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड इसको आपको कोट नहीं करना, लेकिन इसका जो निष्कर्ष है उसको आपको याद रखना है कि इनका आरसी मजूमदार का कहना था कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में अरबों का बहुत बड़ा बड़ा आश्चर्यजनक विजय देखने को मिलता है, लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का एक किनारा हिस्सा को ही ये क्या कर पाता है, छू पाता है। जो कि सिंध यहाँ पे वही कहता है ना कि सिंध में आया और वो रुक गया। तो वो रुकने का मुख्य कारण जो है ये धर्म या सामाजिक विशेषता नहीं था, बल्कि भारत का जो सर्वश्रेष्ठ सैनिक शक्ति था वो था, और यहाँ का उत्तम राज्य संगठन था वो था। तो ये दो चीज को आप कोट करते हुए कह सकते हैं, अरब का जो भारत में आक्रमण हुआ वो जो है उसमें राजनीतिक एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिलता, या राजनीतिक बहुत बड़ा जीत जो है वो देखने को नहीं मिलता। ये दो चीज से आप ना एक तरह से कहिए प्रूफ कर सकते हैं। और जैसा कि आपको है ना हम शुरुआत में ही बताया कि आपको क्या लगता है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो इतिहासकार है काफी रिसर्च के बाद कोई चीज को बोलते हैं तो आपको उसको लेके चलना है, अपना दिमाग यहाँ पे लगाना नहीं है। अब यहाँ पे हम देखें कि जैसे राजनीति में तो बहुत बड़ा विजय नहीं माना गया अरबों का आक्रमण, लेकिन हाँ संस्कृति में कहा गया कि कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि केसी श्रीवास्तव का ये पहला लाइन में ही लिखा हुआ था उनके किताब में। तो अब संस्कृति में हम देख लेते हैं क्या प्रभाव होगा। तब सिंपल सा समझिए कि यहाँ पे आप कहीं पे गए हैं और हो सकता है कि वहीं पे आप रह गए, कोई नौकरी वगैरह, मान चले आप विदेश गए, अमेरिका गए, तो अमेरिका में ही रह गए, तो क्या कीजिएगा कि वहां का जो है ना लोगों का, उसी से आप वैवाहिक संबंध क्या कर लीजिएगा,
स्थापित कर लीजिएगा। तो इस तरह से अपना कुछ कल्चर है वहां दे दीजिएगा, वहां का कुछ कल्चर को अपने अपना लीजिएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है। जब अरब का आक्रमण होता है तो काफी सारे अरब के लोग जो है वो सिंध में आएंगे और सिंध में आके वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और अपना जो इस्लाम धर्म है उसको यहाँ के लोगों को दीक्षित करेंगे। और उसका मुख्य कारण ये भी होगा, यहाँ के लोग यहाँ से इस्लाम में दीक्षित भी होते हैं। उसका कारण यहाँ पे क्या था कि मध्यकाल आते आते धर्म में काफी ज्यादा एक तरह से कहिए कुरीति यहाँ पे आ गया था। छुआछूत इस तरह का जो कुरीति था वो बहुत ज्यादा आ गया था। ऊंचा समाज नीचा समाज इस तरह से लोग जो है यहाँ पे देखते थे। तो यहाँ पे कहा जाता था कि छुआछूत ऊंच नीच का जो भावना था उसके कारण जो निचला समाज का एक तरह से ये व्यक्ति समझा जाता था उसको यहाँ पे इस्लाम में जगह मिला, क्योंकि इस्लाम में इस तरह का ऊंच नीच का भावना उस समय तो कम से कम नहीं था। और वही कारण हुआ कि यहाँ सिंध में ये इस्लाम धर्म का पूरा प्रचार प्रसार कर पाए और एक कहा जाता है भारतीय मुसलमान का ये नया वर्ग भी क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। तो वही चीज को आपको सिंपली लिखना क्या है, वो कैसे लिख रहा है उसको यहाँ पे देख लीजिए। किताब में जैसा लिखा है हूबहू ही हम उसको लिखे हैं। जब आप एग्जाम में लिखिएगा तो वो आपका थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आंसर राइटिंग में हम बताएंगे तो वहां पे आप कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अरब आक्रमण के फलस्वरूप इस्लाम धर्म के का यहाँ पे प्रवेश होता है। सिंध के अनेक लोगों ने इस धर्म को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो कोई भी यहाँ पे आएगा है ना, नया धर्म का लोग यहाँ पे आएगा तो अपना धर्म को तो फैलाएगा। और उसका मुख्य उद्देश्य ही क्या था, धर्मों का विस्तार करना, इस्लाम का विस्तार करना और संसाधनों पे कब्जा करना। तो यही चीज तो यहाँ पे हो रहा था। अरब सिंध में बने रहे, मतलब जो अरब थे वो सिंध में यहाँ पे आए और यहाँ पे स्थापित हो गए, बने रहे। यहाँ के निवासियों के साथ वैवाहिक संबंध यहाँ पे स्थापित किया अथवा किसी अन्य तरीके से उन्हें अपने धर्म में क्या कर लिया, दीक्षित कर लिया। तो यहाँ पे शादी करके है ना एक तरह से कर सकते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। और दूसरे तरीके से भी वो क्या करते हैं, लोगों को इस्लाम धर्म में दीक्षित करते हैं और इस्लाम धर्म का है ना इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उनको है ना एक तरह से ये राजी करते हैं। और इस तरह से कहा जाता है भारतीय मुसलमानों का एक क्या हुआ, नया वर्ग यहाँ पे तैयार हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आपका केसी श्रीवास्तव में दिया गया है। चूंकि हिंदू समाज छुआछूत तथा ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त था अतः विदेशियों को ये विशेष सफलता मिली। तो काफी लोग जो है एक तरह से कहिए इस धर्म में दीक्षित हुए। उसका पीछे रीजन आपको क्या बताया गया कि यहाँ पे काफी सारा है ना कुरीति आ गया था। वही कुरीति के कारण जो है लोग जो है यहाँ पे इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिए थे। और हम बार बार कर रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, ज्यादा यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना नहीं है। उसके बाद अतः विदेशियों को विशेष सफलता मिली क्योंकि इस्लाम में ऐसी कोई भावना यानी कि छुआछूत की जैसे भावना था उस समय वहां पे बहुत ज्यादा नहीं था। हिंदू समाज के निम्न वर्ग के लोगों ने इसे क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो ये आपका एक तरह से कहिए समाज और संस्कृति में प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप एक लाइन में याद रखिएगा कि अरब के लोग यहाँ पे आए, बसे, वैवाहिक संबंध स्थापित किया, अपना धर्म में लोगों को दीक्षित किए। भारतीय मुसलमान का एक नया वर्ग क्या करते हैं, तैयार करते हैं और लोग इसमें दीक्षित हो रहे थे। इसका मुख्य कारण क्या था कि यहाँ समाज में जो छुआछूत है उसका भावना बढ़ रहा था, ऊंच नीच का भावना बढ़ रहा था, इसलिए जो निचले तबके के लोग माने जाते थे वो इस्लाम धर्म में दीक्षित हो रहे थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दूसरी ओर अरब जो है वो यहाँ से क्या सीख रहे थे, यानी कि भारत जैसे हम तो प्रभावित हो गए, भारतीय समाज क्या हो गया, प्रभावित हो गया। अब अरब हमसे प्रभावित होता है कि नहीं वो भी देख लीजिए। जैसे कि हम बोले ना कि हम चले गए अमेरिका, तो अमेरिका से तो हम प्रभावित हो गए, लेकिन हम भी तो अमेरिका के लोगों को कुछ ना कुछ क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो वही चीज को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि दूसरी ओर अरब भी भारतीय शासन पद्धति, ज्योतिष, संगीत, औषधि और स्थापत्य आदि से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो यहाँ का जो भी ज्योतिष शास्त्र था, अभी देखेंगे यहाँ के ज्योतिष शास्त्र, यहाँ पे जो किताब होगा उसका अरब में अनुवाद किया जाएगा। तो यहाँ के जो शासन पद्धति थे, ज्योतिष शास्त्र थे, औषधि का जो ज्ञान था है ना, स्थापत्य कला जो था, उससे वो भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो ये चीज नहीं होता है कि केवल हम ही उनसे प्रभावित हुए, हमसे भी वो लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तथा इनके अनेक तत्व उन्हें ग्रहण कर लिए। तो जो भी उनको लगा, कुछ वो अपने तत्वों को यहाँ पे ना छोड़ के चले गए या छोड़ दिए, और कुछ यहाँ के तत्वों को वो अपने में क्या कर लिए, समाहित कर लिए। यहाँ पे बोलता है अरबों के यहाँ बर्कमिस परिवार रहता था जिनकी उत्पत्ति भारतीय बौद्धों से बताई जाती है। तो अरबों के यहाँ पे एक ग्रुप था जिसका नाम यहाँ पे बर्मकिस करके यहाँ पे है। तो ये परिवार रहता था और ये परिवार कहाँ से संबंधित है, बोला जाता है कि भारतीय बौद्ध से इनका उदय हुआ होगा, ऐसा यहाँ पे किताब में केसी श्रीवास्तव में दिया गया है। उसके बाद एक कुछ नाम भी देता है, जैसे मल हो गया, मनक हो गया, वाजीगर हो गया और सिंदाबाद हो गया। भारतीय वैज्ञानिक बगदाद के दरबार में गए और पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त किए। तो यहाँ के कुछ लोग जो थे वो बगदाद चले जाते हैं और वहां पे जाके बहुत है ना अपने आप को एक जो कर सकते हैं, यहाँ पे वहां जाके प्रसिद्धि को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये सारा चीज है। मनक के बारे में दिया गया है कि वो क्या था, एक चिकित्सा शास्त्री था जो खलीफा हारून की चिकित्सा कर उसे किसी गंभीर बीमारी से
है ना मुक्त कर दिया। तो आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, क्योंकि लिखने समय आप जब यहाँ पे लिखिएगा कि कैसे अरब की संस्कृति से भारतीय प्रभावित हुए, तो उस समय आपको ये भी लिखना होगा कि भारतीय संस्कृति से अरब भी प्रभावित हुए। तो वही चीज को यहाँ पे लिखना होगा कि भारतीय कुछ लोग जो थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, वो अरब गए और वहां के लोगों को भी प्रभावित किए, जिसमें कुछ नाम जो है आपको दिख रहा है, मल, मनक, वाजीगर और सिंदाबाद। तो इसमें से मनक के बारे में बताया गया है कि एक चिकित्सा शास्त्री था जो वहां पे गया, खलीफा का, है ना, खलीफा को एक गंभीर बीमारी से क्या करता है, बचाता है। तो इस तरह से यहाँ के लोग थे जो बगदाद में गए और वहां जाके अपना जो भी एक तरह से ज्ञान था उसको वो देने का प्रयास किए और अपना प्रसिद्धि जो है वो प्राप्त करते हैं। धन के बारे में दिया गया है कि ये भी एक चिकित्सक था और बगदाद के किसी अस्पताल का मुख्य चिकित्साकारी बनाया गया। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल था, उस समय अस्पताल था, उसका जो हेड था वो किन को बनाया गया, धन को। तो आप देखिए मनक भी एक चिकित्सा शास्त्री था और धन भी एक, है ना, क्या था, चिकित्सा शास्त्री था, जिसको ऊंचा ऊंचा पद दिया गया। तो ये एक तरह से कह सकते हैं प्रभाव था अरब संस्कृति में भारतीयों का, कि भारतीय गए और वहां के लोगों को प्रभावित किए अपने ज्ञान से। तो गणित और ज्योतिषी के क्षेत्र में अरब भारतीय, है ना, ज्ञान से क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि दो किताब है जिसका ट्रांसलेशन करवाया गया, जो कि यहाँ पे गणित से संबंधित था और यहाँ ज्योतिष से संबंधित था। तो इस तरह से यहाँ पे एक नाम आता है, इनका नाम उम्मीद करते हैं आप सुने होंगे, ब्रह्मगुप्त, जिनका यहाँ पे जीवन काल दिया गया है 598 से 668, जो कि इंडियन यहाँ पे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉट से, उनके बारे में कहा जाता है कि इनका दो किताब को यहाँ पे ये लोग जो है अरब में ट्रांसलेट करवाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो शिक्षा पद्धति है या हमारा जो शिक्षा है उनसे वो भी प्रभावित होते हैं, उनसे यहाँ से बहुत सारा चीज जो है उनको सीखने को मिलता है। तो एक किताब है, आपको याद रखना है कि इस किताब, जब भी आप प्रवाह लिखे तो देखिए तथ्यों के साथ चीजों को लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, केवल हवाबाजी कीजिएगा तो वहां पे मार्क्स मिलने वाला नहीं। तो एक किताब है ब्रह्मगुप्त का लिखा हुआ खंड खाद्यकम, इसको यहाँ पे अरब भाषा में यहाँ पे क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया। यहाँ पे आपको देखिएगा तो कहा जाता है लगभग, ये मोटा विकिपीडिया से हम ये लिए, ये आपका किसी श्रीवास्तव में नहीं दिया गया, कुछ चीज विकिपीडिया से भी लेना पड़ता है। तो इसको यहाँ पे ब्रह्मगुप्त के द्वारा इसको क्या किया गया था, रिटर्न किया गया था, लिखा गया था 665 के आसपास। यहाँ पे बोलता है इस किताब में 8 चैप्टर है, जो कि ग्रह नक्षत्र के बारे में दिया जाता है कि कैसे यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, अर्धचंद्र का क्या परिस्थिति है, देशांतर वगैरह जो है उस समय का जो भी होगा, है ना, प्लैनेट कैसे होता है। तो ये सब सारा चीज जो है वो दिया गया है आपका किस किताब में, आपका ये खंड खाद्यकम में दिया गया है। तो इस तरह से ये ज्योतिष शास्त्र थे, गणितज्ञ थे, उनका जो किताब लिखा हुआ था वो लोग इसका क्या कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। और कोई किताब का ट्रांसलेशन क्यों किया जाता है उसके बारे में आपको जानने का उत्सुकता होता है तभी आप करते हैं, और नहीं तो कोई किताब का ट्रांसलेशन क्यों किया जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से एक किताब का नाम याद रख लीजिएगा, खंड खाद्यकम, और दूसरा है यहाँ पे ब्रह्म सप्त सिद्धांत का। तो इसके बारे में भी कहा जाता है, इसका भी यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया था और ये लिखा गया था इनके द्वारा 628 में। तो ये कब लिखा गया था उसको आपको याद नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे अरबों के द्वारा 2 किताब का यहाँ पे ट्रांसलेशन किया गया है, वो आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपका जो तथ्य है या आपका जो आंसर है उसमें एक तरह से कहिए क्वालिटी आएगा। तो ब्रह्मगुप्त जो है वो एक गणितज्ञ थे, एक ज्योतिष शास्त्र थे, उनका किताब को ट्रांसलेट किया गया अरबों में और अरबी में, और इस तरह से अरब जो है हमारे इस शिक्षा या एक तरह से कहिए जो ज्ञान पद्धति था उससे वो प्रभावित होते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं कि अबू मसर नामक अरब का एक ज्योतिष था, जो कि कहाँ पे आएगा, बनारस में। और यहाँ पे बनारस में कहता है कि 10 वर्ष तक निवास करके भारतीय ज्योतिष का अध्ययन किया। जैसे होता है ना कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर कहाँ गया, विदेश में, है ना, डॉक्टरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए गया। तो उसी तरह से यहाँ का जो एक तरह से कह सकते हैं ज्योतिष शास्त्र इतना ज्यादा विकसित था, डेवलप था, कि अरब से लोग जो है यहाँ पे आते थे सीखने के लिए। और वही का एक एग्जाम्पल दिया है किसका, अबू मसर का। ये बनारस में आता है और बनारस में कहता है 10 साल तक यहाँ पे रहा, और जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र है उसको वो सीखने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था, उसका वो अध्ययन कर रहा था। तो ये हमारा कल्चर का प्रभाव था कि हम लोग जो है वहां पे जाके अपना प्रभाव दिखा रहे थे और वहां के लोग यहाँ पे आ रहे थे यहाँ के शिक्षा पद्धति को ग्रहण करने के लिए। आगे दिया गया है कि वह बगदाद में रहने वाला था, वो कहाँ पे आया था, यहाँ बनारस में। तो यहाँ का आदमी बगदाद जा रहा है, बगदाद का आदमी यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से आपका संस्कृति में प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार सूफी धर्म के बारे में बताया जाता है कि जो सूफी, हम लोग पढ़ेंगे आगे, सूफी संत पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, तो सूफी धर्म जो है उसमें किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब बौद्ध धर्म यहाँ पे था, तो कोई भी धर्म यहाँ
पे आएगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो है उसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ ऑलरेडी पहले से बौद्ध धर्म था, अब यहाँ सूफी धर्म आता है, तो सूफी धर्म में कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। वही चीज यहाँ पे दिया जा रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे दिया है। इस प्रकार भारतीय संपर्क से अरब संस्कृति अधिकाधिक विकसित हुई। तो इस तरह से कहा जाता है कि हम लोग जो प्रभावित हुए सो तो हुए, लेकिन अरब का जो संस्कृति था, अरब का जो कल्चर था, वो भारतीय कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो अब कभी आपको ये पूछा जाए कि जब यहाँ पे आक्रमण हुआ था तो क्या केवल सिंध का कल्चर या भारतीय कल्चर प्रभावित हुआ? तो नहीं, अरब का जो कल्चर था वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है यहाँ के शिक्षा पद्धति और यहाँ के समाज से। आगे दिया गया है, अरबों के माध्यम से भारतीय सभ्यता के विविध तत्व यूरोपीय देशों में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि अरब जो है यूरोप को जोड़ता है एशिया से। तो इस तरह से यहाँ पे अगर एक तरह से कह सकते हैं भारत से, तो भारत और यूरोप के बीच का जो हिस्सा था वो कौन था? अरब था। तो आप समझिए कि कुछ शिक्षा पद्धति कहां चला गया? भारत से अरब, अब अरब से वो कहां चला जाएगा? यूरोप। तो इस तरह से यूरोप में जो भारत के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी था वो किसके माध्यम से गया था? यहाँ अरबों के माध्यम से गया था। 8वीं 9वीं सदी में यूरोप के निवासियों को भारत के विषय में जो भी जानकारी था वो अधिकांशतः अरबों के भारतीय संपर्क का ही क्या था? परिणाम था। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको मैप तो पिछले वीडियो में दिखाए होंगे तो पता होगा कि ये आपका यहाँ पे ये क्या है? आपका यूरोप है, यहाँ पे आपका मध्य एशिया है जिसमें अरब वगैरह आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका इंडिया है। तो इंडिया और इसके बीच का प्रभाव है, तो यहाँ पे आराम से फिर अरब के बीच का और यूरोप के बीच का प्रभाव होगा। तो यहाँ से कुछ चीज यहाँ बगदाद जा रहा है, तो बगदाद से कहाँ जाएगा? यूरोप भी जा सकता है। तो इस तरह से कहा जाता है यूरोप में थोड़ा बहुत जो भी जानकारी था भारत के बारे में वो किसके माध्यम से गया था? यहाँ पे अरबों के माध्यम से होके यहाँ पे गुजरा था। ऐसा करके यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा बहुत यहाँ समझने का प्रयास किए कि जब यहाँ पे अरब का आक्रमण होता है सिंध में तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है सिंध में भी और अरब के कल्चर में भी। तो उम्मीद करते हैं जो फैक्ट आपको बताया गया उतना अगर आप चीजों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके और भी आपके पास जो किताब है उसको मिला जुला के लिखिएगा तो 40 मार्क्स उतना आप इस चीज को लिख सकते हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपको पीएचडी किसी टॉपिक में नहीं करना है, आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना में से अगर वो प्रश्न आए तो आप 40 मार्क्स का आंसर को लिख सकिए, क्योंकि बहुत सारा चीज आपको अभी पढ़ना है। और अगर इस वीडियो का आप यहां तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं ठीक है आप आंसर लिखिए, हमको मत भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको जो प्रश्न दिया जा रहा है उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नहीं लिखिएगा तो फिर केवल क्या होगा ना, सुना हुआ रहेगा। जब आप पेन पकड़िएगा तो पता चलेगा कि आपका पेन जो है वो चल ही नहीं रहा है। तो प्रयास कीजिए चीजों को समझने के बाद उसको लिखने का, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो एक तरह से कहिए वो संपूर्णता में आ जाता है, चीजें हमको पूरी तरह से याद हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप इसके बाद जो है हम एक आंसर लिख के आपको बताएंगे कि किस तरह से आंसर लिखा जा सकता है। और ये पहले हम बता रहे हैं कि वो 100% जो है कोई परफेक्ट आंसर होता नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर आंसर आपको लिख के दिया जाए, और आप भी प्रयास कीजिए अगर संभव हो तो जैसा कि पहला वीडियो में ही बोला गया है कि आप आंसर लिख के भेजिए, हम प्रयास करेंगे उसको यहाँ पे पढ़ने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।